हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाय सुनील सर में। तो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो एचएसएससी की एएलएम की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मददगार होंगे। एनसीईआरटी में भी जो आपका 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना निश्चित हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपके लिए क्या होंगे, ये हेल्पफुल होंगे भाई, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करने का काम करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है, ठीक है। ओम का नियम है वो किस विद्युत धारा पर लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओम जो नियम है, ओम्स का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, जो जर्मन का एक भौतिक वैज्ञानिक था, ठीक है। कई बार पूछा जाता है ये कब दिया था, ठीक है। तो ये दिया था आपका क्वेश्चन 1826 में, ठीक है। कब दिया था? 1826 में दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। कहाँ पे कार्य करता है? एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर यह कार्य करता है। तो जॉर्ज साइमन ओम जो है वो जर्मन के क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 में ओम का नियम दिया था, ठीक है। इसीलिए इसको ओम्स लॉ बोला जाता है, जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये पूछा है अभी, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका होता है प्रतिरोध जिस प्रकार होता है करंट के रास्ते में रुकावट डालना, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी एक घन सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के चालक हैं तो उसके दोनों फलकों के मध्य का जो प्रतिरोध होता है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो उसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है भाई? उसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? उसे रो के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रो के द्वारा, ठीक है। तो हमारा जो आर होता है वो आर किसके बराबर होता है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। तो जो ये रो है ये किसको दर्शा रहा है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शा रहा है, ठीक है। किसको दर्शा रहा है? ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये आपको किसको दर्शा रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई, रो के द्वारा उसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से अच्छा चालक है, निम्न में से एक अच्छा चालक है। आपसे पूछा है चालक ऐसा कौन सा भाई, ठीक है। चालक कौन से होते हैं आपके जिनमें से आपका करंट आसानी से फॉलो हो सकता है, जिसे आप क्या बोलते हो? चालक बोलते हो, ठीक है। निम्न में से एक अच्छा चालक है। तो लोहा आपका नहीं होगा, एल्यूमिनियम, कार्बन और यूरिक का। तो इसमें आपका अच्छा चालक कौन सा है? एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। कौन सा होता है आपका अच्छा चालक? एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ये था, इसका आंसर आपका ये था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, घरों, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है, ठीक है। घरों में और का भवनों में, कार्यशाला में आपकी जो वायरिंग है वो किस प्रकार किस ढंग से की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट सीरीज, ऑप्शन सेकंड समानांतर, सी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि घरों में जो आपकी वायरिंग होती है वो किस प्रकार की जाती है। तो हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज और समानांतर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सीरीज और समानांतर। जो हमारा सीरीज होता है उसमें कनेक्शन करते हैं तो आपकी जो लड़ी की तरह एक आकृति बनती है, ठीक है। लड़ी की तरह आपके कनेक्शन होते हैं सीरीज संगठन में, ठीक है। तो सीरीज संगठन में क्या होता है? आपका करंट समान रहता है। सीरीज में क्या समान रहता है? करंट। और समानांतर होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल में आपकी वोल्टेज समानांतर रहती है, वोल्टेज समान रहती है। तो अभी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा समानांतर। क्या होगा? समानांतर, ठीक है। क्या होगा? समानांतर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शक्ति, एक सेकंड भाई, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा आपका? समानांतर, ठीक है। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है कौन सा है? शक्ति का मतलब है पावर, ठीक है। क्या पूछा है? पावर। देखो भाई मैं एक बार इनको साफ कर देता हूँ। आपको इन क्वेश्चनों की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें टेक्निकल बाय सुनील सर के नाम से ही, ठीक है।
अगर टेक्निक उसमें दिक्कत आ रही है आपको ज्वाइन करने में तो आप 98172, ठीक है, किस पे भाई 98172 1726806 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऐड मी, तो मैं आपको उस नंबर अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगा और वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आगे का आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से शक्ति किसके बराबर होती है, पावर। P बराबर आपका क्या होता है भाई, VI होता है, ठीक है, P और I होता है, ठीक है, क्या होता है P और P बराबर V इंटू आई होता है आपका, P बराबर V इंटू आई होता है, और क्या होता है भाई आई स्क्वेयर R होता है, और क्या होता है V स्क्वेयर अपॉन R होता है, ठीक है, क्या होता है V स्क्वेयर अपॉन R होता है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे ही देखते हैं, ठीक है, उसे देखते हैं। चलिए P बराबर भी है दिया, ये भी सही है, V स्क्वेयर अपॉन R ये भी सही है, P बराबर आई स्क्वेयर R आपका ये भी सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इस क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपकी वीडियो आपको हर रोज़ प्रोवाइड करवाती रहेंगे, ठीक है। इस सीरीज़ में हम कम से कम 2000 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो जिसमें से आपके एग्ज़ाम में बढ़ने के चांसेस अच्छे रहेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है, ठीक है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु, ठीक है। प्रतिरोध बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रतिरोध बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, धातु चाहिए, ठीक है। तो तांबा के आपका कंडक्टर है, निकल के आपका कंडक्टर है, नाइक्रोम के आपका हीटिंग है एलिमेंट है, ठीक है, हीटिंग है एलिमेंट है। तो यूरेक का क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन बट इसका क्या होता है, ठीक है, इसका क्या होता है आपका, बट इसका क्या होता है आपका प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी ऊँचा होता है। इसका प्रयोग वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यूरेक का, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्या होगा आपका, यूरेक का होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिसमें से आपकी जो खींचने की क्षमता हो या तो वो, या फिर आपकी अगर करंट है वो आसानी से उसके अंदर फ्लो ना उसके, तो स्ट्रेंथ अच्छी होती है, अच्छी का मतलब उच्च होती है। उच्च किसकी होती है भाई, आपकी इंसुलेटर की होती है। क्या इसकी होती है, इंसुलेटर आपकी साइड में थे फाइबर, ठीक है, इसमें आपका इंसुलेटर कौन सा है, फाइबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी फाइबर, क्या होगा ऑप्शन सी फाइबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की SI इकाई होती है, विशिष्ट चालकता। अब देखो आपने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध जिसको किसके द्वारा दर्शाते थे, ओम के द्वारा दर्शाते थे। उसकी जो आपकी वो थी यूनिट है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, ओम मीटर होती है, क्या होती है, ओम मीटर। अब आपसे पूछा है विशिष्ट चालकता, उसी प्रकार आपकी विशिष्ट चालकता होती है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टा जो होती है वो विशिष्ट चालकता होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइमन ओम, साइमन प्रति मीटर होता है, क्या होता है, साइमन प्रति मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, साइमन प्रति मीटर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है, उसकी चालकता क्या होगी, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध क्या 7.5 ओम है, चालक का प्रतिरोध आपका कितना है, 7.5 ओम है, ठीक है। अब आपसे पूछे चालकता क्या होगी, तो आपकी चालकता होती है G बराबर 1/R होती है। तो आप क्या करोगे, 1.7.5 करोगे, जब इसे आगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा 10/75। अब आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए 0. जैसे ही 100 बनाओगे 75 एकम 75 1, ठीक है। अब देखो 0.1 वाला ऑप्शन देखो पहली बात तो, ठीक है, 0.1 वाला ऑप्शन देखो, ठीक है। तो यहीं से आपको आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 0.1 वाला सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी इकाई क्या होती है आपकी, सीमेन होती है, सीधे से प्रदर्शित करते हो, ठीक है। ये इसकी क्या होती है आपकी इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों की PDF प्राप्त करने के लिए भाई अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे सब PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। और आपको जितनी भी PDF है उसमें पहले भी मैंने स्टडी मटेरियल डाल रखा है काफ़ी, और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है भाई, उनकी PDF जैसे ही तैयार हो जाती है वो भी मैं वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये था, ठीक है। उसके बाद चलिए
बिजली की तारों में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? बिजली की तारों में लगी आग किस श्रेणी के अंदर आती है? तो ठीक है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, ए में हमारी कौन सी आती है भाई, जिसमें कागज़ वगैरह में आग लगती है उसको किस में डालते हैं? ए में। बी में हमारी क्या आती है भाई, लिक्विड मतलब जैसे कि गैस वगैरह में आग लगी वो आती है। सी में हमारा आता है पेट्रोल डीजल गैस। ठीक है, पेट्रोल डीजल जैसे कि लिक्विड तेल होते हैं उसमें। और डी में हमारी क्या होती है, आग जो बिजली पे लगती है, धातु पे आग लगती है, वो किस में आती है हमारी डी में आती है भाई। ठीक है, किस में आती है? डी में। बिजली पे लगी आग आपकी किस में आएगी? डी श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए उसके बाद विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर आपका होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे आप पीडी बोलते हो। क्या बोलते हो? पीडी। ठीक है, पीडी क्या होता है? जब आपके लोड के ऊपर सिरों पे दोनों सिरों पे आप वोल्टेज मापी जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जब हमारा विभवांतर होता है, इसी की वजह से हमारा करंट फॉलो करता है। ठीक है, अगर विभवांतर है 0 तो आपका करंट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, विभवांतर बराबर है 0 है तो आपका करंट क्या होगा? नहीं फॉलो करेगा, इसलिए विभवांतर होना ज़रूरी है। ठीक है, विभवांतर होना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है ना, विभवांतर होना क्या है? ज़रूरी है। तो विभवांतर होना चाहिए। और अब आपसे विभवांतर की इकाई क्या होती है? विभवांतर की इकाई क्या होती है? ठीक है, विभवांतर की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। वोल्टेज की इकाई भी वोल्ट होती है। और किसकी होती है भाई? वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ईएमएफ की इकाई भी वोल्ट होती है। पीडी की इकाई भी आपकी क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं एक बार तो अपने जितने भी आपके ग्रुप है उसमें शेयर करने का काम करें। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्ज़ाम है वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को एनसीईआरटी और एचएसएससी एलएम की तैयारी करनी है वो भी यहाँ से अच्छा कुछ सीख सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है? ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ज़बरदस्त है। जिस किसी के पास भी अगर ये पीडीएफ पहले से मौजूद है भाई, ठीक है, तो इसमें कुछ गलतियाँ हैं उसको भी मैं दूर करवाने का काम करूँगा साथ के साथ। ठीक है, आपसे पूछा है न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, चार्ज पाया जाता है। ठीक है, चार्ज का मतलब होता है आवेश। ठीक है, आप सबसे पहले तो पूछ रहे हैं आपको चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट आपकी क्या होती है? कूलाम होती है भाई। ठीक है, क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, या फिर आप दूसरा बोल सकते हो कूलम होती है। किसकी यूनिट होती है वो? चार्ज की। अब आपसे पूछा है चार्ज न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है ये आप बताने का काम करें। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है ये आप बताने का काम करें। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे छोटा हमारा क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु में हमारे क्या होते हैं भाई? 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन में हमारा कैसा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये क्या होता है? हमारा उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है? उदासीन। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो आप एक बार पीछे की वीडियो भी देख लें जिसमें आपको मैंने अच्छे से इसके बारे में, इसका किस प्रकार कक्ष होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, सब कुछ मैंने पीछे की वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 प्लस होते हैं तो आपके लिए MCQ की क्लास मेरे हैंड रिटन नोट्स के आधारित पर मैं लेके आऊँगा। तो क्लास को शेयर करने का काम करें और जल्दी से जल्दी क्लास अपने सहपाठियों के पास पहुँचाने का काम करें। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद और क्लास को शेयर करने का काम करें भैया आप। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन। बट इसमें क्या दे रखा है? +1.6 × 10⁻⁻6। ये किसका होता है? ये होता है प्रोटॉन का। ये किसका होता है? प्रोटॉन का। -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये किसका होता है आपका? ये होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है आवेशहीन होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? आवेशहीन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? आवेशहीन होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हीटर में हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? आपसे कोई अगर क्वेश्चन है, हीटर में जो एलिमेंट आप घर में लेके आते हो, हीटर जिससे आप ऊष्मा प्राप्त करते हो, हीट देने के लिए ऊष्मा पर्याप्त की जाती है। ठीक है, ऊष्मा लेने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? हीटर का जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है? एस बराबर होती है आपकी I²RT। ठीक है, I²RT करंट के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, और जितने टाइम उसको सप्लाई देते रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी? हीट उत्पन्न होगी। इसकी इकाई क्या होती है आपकी? जूल होती है भाई। इकाई क्या होती है उसकी? जूल होती है। ठीक है, इकाई क्या होती है? जूल। आपसे पूछा जा रहा है जो पदार्थ आप यूज करते हो भाई, कौन सी धातु यूज करते हो? ठीक है, कौन सी धातु आप हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हो? तो हीटिंग एलिमेंट में कहीं भी नाम आ जाए
आपका क्वेश्चन होता है नाइक्रोम ऑप्शन होगा, क्या होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम दो चीज़ों का मिश्रण धातु होती है, किस किन की, निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम, ठीक है। निकल कितनी होती है 80%, ये कितनी होती है 20%, ठीक है। तो इन दोनों को मिश्रण करके क्या बनाई जाती है आपकी नाइक्रोम धातु बनाई जाती है, ठीक है, नाइक्रोम धातु बनाई जाती है। तो वीडियो आपकी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और सभी बच्चे जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं भाई, ठीक है, वो कमेंट करने का काम ज़रूर करें साथ के साथ, ताकि मेरे को भी पता चल सके आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अगर आप क्लास बोर्ड पे चाहते हो MCQ की, तो आप क्लास को एक बार शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं भाई, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या था, नाइक्रोम था। अगला क्वेश्चन, एम्पीरीमीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त है भाई, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। एम्पीरीमीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। एम्पीरीमीटर हमारे जो करंट मापने का काम करता है। एम्पीरीमीटर क्या काम करता है, करंट मापने का काम करता है। इसको पूछ रहे हैं भाई धातु, ये सॉरी, जो ये मीटर है वो आपके किस क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम का मतलब है सर्किट में इसको किस प्रकार लगाओगे, ठीक है। तो सर्किट में इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो आर है वो क्या होता है, कम होता है। पैरेलल में लगाते हैं क्या हो जाएगा, जड़ जाएगा। तो पूछा है समांतर में क्या लगता है, समांतर में आपका क्या लिखता है, वोल्ट मीटर लगता है। क्या लगता है, वोल्ट मीटर को केस में लगाते हैं समांतर में। ये क्या काम मारता है भाई, आपकी वोल्टेज मापता है। क्या मापता है, ये आपकी वोल्टेज मापता है। और ये आपका एम्पीरीमीटर ये क्या मापता है, आपका करंट मापता है। क्या मापता है, करंट, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे। ये सब चीज़ें बेसिक ही आने वाली है। आपकी जो NCERT का जो एग्ज़ाम है 30 अक्टूबर को, उसमें सब कुछ बेसिक ही आने वाला है। तो ये क्लास आप हर रोज़ आपको मिलती रहेगी, और आप इस क्लास को शेयर करने का काम करें, ठीक है। जितने भी आपके साथी सहपाठी हैं उसे शेयर करने का काम करें भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटे का बजना। विद्युत घंटे का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है, ठीक है। आपसे पूछा है विद्युत घंटी बज रही है, वो विद्युत का कौन सा प्रभाव होती है, ठीक है। विद्युत घंटे का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव, ठीक है। विद्युत के काफ़ी प्रभाव होते हैं, लेकिन विद्युत घंटी कौन से प्रभाव होती है, चुंबकीय प्रभाव पे बजती है भाई। किस पे बजती है, चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MCB का पूरा नाम। MCB आपके घर में जो होती है वो क्या करती है भाई, करंट को कंट्रोल करने का काम करती है। जब भी आपके घरों में वायरिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, ठीक है, ओवरलोड हो जाती है कोई भी चीज़ें, तो एक्स्ट्रा करंट प्रवाहित होता है। उस करंट को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी का उपकरण, सेफ्टी उपकरण में आती है आपका सेफ्टी उपकरण होता है। तो MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसे याद कर लें भाई, इसका बार बार इसका क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, बार बार इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मान आपको बताना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान क्या होगा, नीला पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका जो है ना कौन से में होते हैं, कार्बन प्रतिरोध होते हैं भाई। ये कैसे होते हैं, कार्बन रजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर वैल्यू लिखना संभव नहीं है। तो इसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं भाई, कलर अंकित किए जाते हैं। उन कलरों को आप पहचान करके आप क्या निकालते हो, वैल्यू निकालते हो, ठीक है। तो मैं उनकी वो ट्रिक बता देता हूँ, आपकी कलर याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। कलर आपको कौन कौन से याद करने होते हैं, किस प्रकार इसकी वैल्यू निकालते हो। बाकी इसके ऊपर शायद मैंने वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है अच्छी सी, ठीक है। आप एक बार ज़रूर देखें, पीछे की वीडियो 20-25 वीडियो है, वो आपकी सारी बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डिटेल से कंप्लीट करवाने का काम करेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेरी गुड वाइफ। उसके बाद आपका होता है गोल्ड, सिल्वर और नन, ठीक है। जो ये तीन होती हैं क्या होते हैं आपके, टॉलरेंस के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, आपके टॉलरेंस के लिए होते हैं। ये आपके कलर होते हैं, ठीक है। बी से आपका बनेगा ब्लैक, क्या बनेगा, ब्लैक, ठीक है। उसके बाद ब्राउन, फर्स्ट ब्राउन होता है भाई, सेकंड ब्लैक होता है, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ठीक है। तो पीला पूछा ना, येलो। तो देखो भाई आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये होता है आपका ज़ीरो, ठीक है। ये क्या होता है आपका ज़ीरो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो फर्स्ट आपका आएगा भाई 4, ठीक है। उसके बाद नीला पूछा तो इसके बाद आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा आपका 6। तो ये 5 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 7, ये 8 और ये 9 पे होता है, ठीक है। तो आपका 4 है। उसके बाद सेकंड है क्या, वो 6 है। उसके बाद हरा, हरे का मतलब तीसरा अंक होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। हरे कितने पे है भाई आपका, हरा का मतलब होता है आपका ग्रीन, ग्रीन कितने पे आपका 5 पे आ रहा है, ठीक है। ग्रीन कितने पे आ रहा है आपका 5 का। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 10 की पावर 5 से, 10 की पावर 5 का मतलब इसके आगे 5 जीरो लगा दो। अब देखो ये कितना बन रहा है, अब देखो ये कितना बन रहा है, अब देखो ये कितना बन रहा है। अब ये बन रहा है भाई 4600 किलो, 4600 किलो, 4600 किलो बन रहा है ना।
देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40, 2 जीरो से इतना होगा, 3 जीरो को मैं क्या बोल सकता हूँ, किलो बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4600 किलो आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में 4600 किलो दिया है या नहीं दिया। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हर रोज़ आपको मिलती रहेगी। और साथ के साथ बता देता हूँ भाई, NFL में आपके लिए जो वैकेंसी आई है वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप उसके भी फॉर्म फिल कर दें आसानी से। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं एडजस्ट अच्छे प्रकार से हो सके। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4600 किलो आना चाहिए था, बट ऑप्शन में है नहीं, तो अप्रोक्स में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। पूछा है प्रोटॉन कितना भारी होता है। ठीक है, प्रोटॉन कितना भारी होता है। ठीक है, क्या पूछा है, प्रोटॉन कितना भारी होता है। तो मैं बता देता हूँ भाई, एक्चुअल आप वैल्यू निकालोगे तो 1835.24 आएगी। ठीक है, 1835.24 आएगी, बट ऑप्शन में क्या है 1845, 1845 गुना अधिक 1846 गुना बराबर। ठीक है, 1845 और 46 में है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। ठीक है, इतना गुना भारी होता है, कौन, प्रोटॉन भारी होता है। अब आपसे पूछा है गुना अधिक होता है, सीधी सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है, इतने गुना अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, इतने गुना अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है, 1845 गुना। भाई इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इस क्वेश्चन का आपका होगा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है, 1845 गुना अधिक। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, 1845 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ आप मिस्टेक जो भी है ना इस PDF में, आप उनको सही करने का काम करें साथ के साथ। ठीक है, मिस्टेक भी सही होगी आपकी यहीं। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का होता है, कितना हल्का होता है, 1840 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है आपका, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है हल्का होता है, बाकी प्रोटॉन भारी होता है। इसमें यही पूछा है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी है, प्रोटॉन कितना भारी है भाई, 1845 गुना अधिक है, भारी है। अगर पूछा जाता प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितना हल्का है, ठीक है, तो आप बोलते 1845 गुना कम इसका वजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखो, मेल्टिंग पॉइंट से हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, चांदी का गलनांक बिंदु क्या होता है, चांदी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में आप चांदी का गलनांक बिंदु निकालोगे तो आपका शायद 961 है, 961 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यहाँ पे 960 दिया, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। 1060 किसका होता है भाई, तांबे का होता है 1060। ठीक है, किसका होता है, तांबा का होता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने जैसे भी 20 क्वेश्चन या 15, 25, 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, उनके साथ 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो आपके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हर रोज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, किस पे डिस्कस करते हैं भाई, आगे के क्वेश्चन पर। तब तक आप क्लास को शेयर करने का काम करें। किसी तार की लंबाई 2 गुनी व कटाक्ष से क्षेत्रफल 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी, तार की लंबाई 2 गुनी कर दी और कटाक्ष के क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया। ठीक है, देखो लंबाई 2 गुना कर दी तो प्रतिरोध क्या होना था, 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, लंबाई 2 गुनी कर दी तो प्रतिरोध 2 गुना बढ़ गया, बट साथ में क्या कर दिया, क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया। क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध उतना ही फिर कम हो गया। ठीक है, इससे आपका क्या हो भाई, प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ हमने क्या कर दी, एक बार लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ गया था, बट क्षेत्रफल को जैसे ही बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का तार को मोटाई बढ़ा देते हैं, तो प्रतिरोध हमारा वापस कम हो जाता है। तो मैंने दोनों काम कर दिए, एक बार लंबाई बढ़ा दी प्रतिरोध को और क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया। ठीक है, क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया, मतलब उसकी मोटाई बढ़ गई, मोटाई बढ़ती क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, जो भाई मैं PDF प्रोवाइड करवाऊँगा उसमें निशान ठीक नहीं लगे होंगे, क्योंकि PDF फ़ोन में है तो मैं निशान नहीं लगा सकता, बट आप इस वीडियो को देख के उन गलतियों को सुधार सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को देख के उन गलतियों को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, अब्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रास क्या है। अब्रक की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है हमारी, जो अब्रक मेल्टिंग पॉइंट, वो अब्रक हमारा एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है, अब्रक हमारा एक इंसुलेटर होता है। अब्रक का दूसरा नाम क्या होता है भाई, माइका। क्या होता है, माइका, जो ज़्यादातर आपका यूज़ होता है कम्यूटेटर वगैरह में। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, कम्यूटेटर वगैरह में। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में भी आपके, जो आपकी प्रेस का हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें भी क्या भरा जाता है, अब्रक भरा जाता है। ठीक है, क्या भरा जाता है, अब्रक भरा जाता है भाई उसमें भी। ठीक है ना, अब्रक है भरा जाता है। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है ये कितने किलो वोल्ट तक अपना इंसुलेशन बनाए रख सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm इसकी वो होती है भाई, 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm। 1 mm की अगर इसकी मोटाई है तो 20 से 60 किलो वोल्ट तक या उसमें से आसानी से वोल्टेज को प्रभावित नहीं होने देगा। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज है तो बाहर आ जाएगी, मतलब अपना करंट लगा सकते हैं। ठीक है,
ठीक है नहीं। चलो भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षा तापमान क्या होता है? वर्ग बी के पूछे अभी, ठीक है, किसकी पूछे? वर्ग बी के लिए। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ, वाई ए ई बी एफ एच सी, ये 7 आपके वर्ग होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है 90 का, ये आपका होता है 105, ये आपका होता है 120, ये आपका होता है 130 या 135, ठीक है। उसके बाद ये आपका होता है 155, उसके बाद ये आपका होता है 180, और 180 से ऊपर 200, 220, 240 के लिए कौन सा यूज़ होता है? सी टाइप यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, ये कितना होता है आपका? 105 होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ये याद रखेंगे। अगर जिसको लिखना हो तो वो साथ के साथ लिख सकता है भाई, ठीक है। साथ के साथ क्या कर सकते हो आप? लिख भी सकते हो। चलो अब देखते हैं किसके लिए पूछा था। वर्ग बी के लिए। बी कितने में आ रहा है भाई? 130 में आ रहा है। किस में आ रहा है? 130 में आ रहा है बी, ठीक है। 130 में आ रहा है, ठीक है। तो 130 के लिए आपका किसका यूज़ करते हो? बी। 155 के लिए आप किसका यूज़ करते हो भाई? जल्दी बताएं। सी, ठीक है। किसका यूज़ करते हो? एच का भाई, सॉरी एच का। 180 से ऊपर, 180 से ऊपर किसका यूज करते हो? 180 से ऊपर, ठीक है। वाई ए ई बी एफ एच सी, ठीक है। 180, 200, 200, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा भाई 130। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्विच आदि किस पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं? जो आपके स्विच हैं, सॉकेट हैं, किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? सीधी सी बात है, किससे बनाए जाते हैं वो स्विच, सॉकेट आदि किससे बनाए जाते हैं? बैकलाइट से बनाए जाते हैं। बैकलाइट नहीं होती भाई, वो पोर्सलिन होना चाहिए था, ठीक है ना। क्यों होते हैं? पोर्सलिन से बनाए जाते हैं। बैकलाइट शीट होती है, ठीक है। बैकलाइट क्या होती है आपकी? स्विच सॉकेट आदि बैकलाइट से थोड़ी बनाते जाते हैं, पोर्सलिन से बनाए जाते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं? पोर्सलिन। बैकलाइट तो आपका ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। बैकलाइट आपका क्या होता है? ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो पोर्सलिन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पोर्सलिन से बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का स्विच का प्रयोग किया जाता है? भैया आप जैसे ही वायरिंग करते हो, कौन सी? सीढ़ियों की वायरिंग, ठीक है। मतलब जिसने पैडियों की वायरिंग किया करा, तो उसमें क्यों आया करा? एक लट्टू को 3 जगह से भी कंट्रोल करना पड़ जाए, 2 जगह तक भी करना पड़ जाए, ठीक है। 2 जगह तक भी करना है, 3 जगह तक भी करना है। तो उसके अंदर जो बीच में जो स्विच लगा वो कौन से लगे हैं? ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? इंटरमीडिएट स्विच। किट कैट फ्यूज का एम्पियर प्राइस कितना होता है भाई? किट कैट फ्यूज है जो आपका कहाँ से कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक काम कर सकता है। तो किट कैट फ्यूज आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई। जो 5 से 300 होता है भाई, ये 5 से 3000 दे रखे, बट 5 से 3000 दे रखे तो 3000 सही है, लेकिन 5 से 300 तो होता ही होता है, ठीक है। 5 से 300 तो होता ही होता है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी और भी बढ़ सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ये होएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कुछ गलतियाँ हैं वो भी मैं आपको दूर करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होती है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिककेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। कितना होता है भाई? 1.18 मिलीग्राम प्रति गुलाम होता है। 1.18 मिलीग्राम प्रति गुलाम होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा, आप याद रखेंगे भाई सभी बच्चे। अपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र क्या होता है भाई? अपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र होता है जो आप बैटरी की चार्जिंग की अवस्था मापते हो, ठीक है। बैटरी की चार्जिंग अवस्था मापते हो, जिससे आप बैटरी की चार्जिंग दर बताते हो भाई, कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, तो ठीक है। तो किससे मापते हो? हाइड्रोमीटर। जो आपका हाइड्रोमीटर है वो क्या काम करता है भैया? अपेक्षित घनत्व मापता है और आपको क्या बताता है? बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। क्या बताता है? बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज के बारे में बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है भैया। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? अपेक्षित घनत्व किस चीज़ में मापते हो? उसकी इकाई इसने पूछी है, ठीक है। क्या पूछी है? उसकी इकाई पूछी है। अपेक्षित घनत्व किस चीज़ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ये पूछे अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है। ये देखो भाई क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? तो आपने देखा होगा हाइड्रोमीटर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं सीधे, 1100 से 1300 तक, 1100 से 1300 तक नंबर लिखे होते हैं डायरेक्ट। तो उसकी क्या है भाई? कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। कोई इकाई नहीं होती, ये राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे, निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? नरम लोहा, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट, सिलिकॉन स्टील वगैरह का कम प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट का अच्छा प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होते हैं? एल्निको होते हैं भाई, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। एल्यूमिनियम यानी है, निकल यानी है, तो कोबाल्ट इसका राइट आंसर होगा। एल्निको।
तो जितने बच्चे जुड़े हैं भाई क्लास को शेयर कर दें और चैनल को भी आगे आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जो NCERT हो रहे हैं LM के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक होता है। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक होता है मतलब चुंबकीय वाहक बल क्या होती है आपकी MMF की इकाई क्या होती है, MMF किस समानुपाती होता है भाई, N/I होता है। N क्या होते हैं आपके टर्न, ये क्या होता है आपका करंट, ठीक है, ठीक है। तो एम्पियर टर्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर टर्न। क्या होगा भैया ऑप्शन ए एम्पियर टर्न, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन ए एम्पियर टर्न, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा एम्पियर टर्न, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को शेयर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेलिक्स का नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलिक्स ने जो नियम दिया था भाई वो किसके लिए दिया था, ठीक है। हेलिक्स ने जो नियम दिया था आपका वो किसके लिए दिया था, क्या उसके द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो उसने बताया था भाई आप चुंबकीय पोल ज्ञात कर सकते हो। चुंबकीय पोल अगर ज्ञात करना है आप ध्रुवता मतलब पोल है तो उसके लिए आप हेलिक्स का नियम उपयोग करते हो। क्या होता है वो ध्रुवता होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ राइट आंसर होगा भाई ध्रुवता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डायचुंबकीय पदार्थ है। भी डायचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनको कभी भी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जिनको कभी भी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, को कभी भी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, वो होते हैं आपके डायचुंबकीय मतलब जो क्या होते हैं आपके बिस्मिथ है ना, वो एक डायचुंबकीय पदार्थ है। ये दोनों आपके क्या है भाई फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। ये आपका क्या भाई पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं। एल्यूमिनियम आपका क्या पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पहनने के बैठे हैं और साथ के साथ चीज़ों को नोट करते रहें भाई, ठीक है। साथ के साथ चीज़ों को नोट करते रहें, ठीक है। चलिए, क्योंकि भाई देखो मेरे पास थोड़ी सी सुविधाओं की कमी के कारण मेरे को साथ के साथ साफ़ करना पड़ रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप कॉपी पहनने के बैठे और इन चीज़ों को लिखते रहें भाई, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है भाई, ठीक है। जो आपका कार्बन होता है वो क्या है भाई एक सेमी कंडक्टर है। क्या होता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। क्या होता है सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपके जितने भी आपके चालक है कंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका PTC होता है। PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे भाई तापमान बढ़ा रहे हो तो आपका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा। किसमें, चालक में। अकेले चालक में ये बात होती है, बट आपको बता देता हूँ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जितने भी आपके हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जितने के हैं उन दोनों का क्या होता है आपका NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बट जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध क्या होगा कम होता जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे भाई, क्या करेंगे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। 50 ओम के अगर श्रेणी में जुड़े तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे R1 और R2 तो 100 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। बट अगर समांतर में जोड़ते हो ना तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन होता है R1 R2 जब दो जुड़े हों R1 + R2 R1 + R2, ठीक है। आपके क्या होते हैं R1 R2 R1 + R2, ठीक है। तो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। सीरीज में तो 100 होगा भी, सीधी सी बात है, डायरेक्ट जोड़ते हो जितने भी हैं। लेकिन पैरेलल में आपका जितने प्रतिरोध जोड़ते जाओगे तो टोटल वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50 × 50 दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 100। इस 0 से ऐसे कट जाएगा तो 5 × 5 25 आएगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 25 ओम होगा, क्योंकि 5 से 5, ठीक है। 5 और 5 की गुणा क्या होती है आपकी 25 होगी फिर, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी पेन साथ लेके बैठें और वीडियो को शेयर करने का काम करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी PDF मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे ही हमारे पास सुविधाएं हो जाएंगी हम आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 35, किरचॉफ के नियमानुसार परिपथ संगमन में धारा क्या होती है। किरचॉफ के नियम के अनुसार आपके परिपथ का जो संगम होता है बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है भाई। संगम का मतलब होता है एक नोड पे आपकी जो धारा होती है वो क्या होती है भाई शून्य होती है। नोड पे आपकी जो धारा होती है वो क्या होती है शून्य होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है भाई। प्रतिरोध नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। प्रतिरोध नापने वाला मीटर जो होता है उसे क्या बोलते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है और ओम मीटर भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा A और B दोनों, ठीक है। ओम मीटर के द्वारा आप क्या मापते हो भाई प्रतिरोध मापते हो, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा भी आप क्या मापते हो प्रतिरोध मापते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A और B दोनों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब हुई थी भैया। ISI की स्थापना पूछी है। भारतीय मानक संस्थान ISI, भारत का जो मानक स्थान है ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है।
एक होता है ISO इंटरनेशनल, एक होता है IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, एक होता है ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई। क्या होता है वो? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक ISO होता है, एक ISI होता है, एक BIS होता है, ब्यूरो स्टैंडर्ड, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1956, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1956 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में P बराबर 15 ओम, Q बराबर 10 ओम, S बराबर 25 ओम है, तो R का मान क्या होगा भाई, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ भाई, ऐसे बनता है ये, P यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है, S यहाँ है, ठीक है। इन दोनों की क्या होनी चाहिए? गुणा, और इन दोनों की क्या होनी चाहिए? गुणा। अगर दोनों की गुणा बराबर आ रही है तो आप संतुलन है, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है? 15, Q की वैल्यू क्या है? 10, S की वैल्यू है 25, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा सेम आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 15 25 भाग में 10, ठीक है। कैसे होगा? 15 25 भाग में 10, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ भाई। 15 25 भाग में 10, 15 25 भाग में 10, 15 25 भाग में 10, 15 25 10 होगा, ठीक है। 25 भाग में 10 होगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो भाई, कितने पे कटेगा? 12.5 पे, 12 3 36, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 का 5, ठीक है। 12 3 36 और 1 37, ठीक है। तो कितना ऑप्शन आना चाहिए था? 37.5 आना चाहिए था, ठीक है। कितना आना चाहिए? 37.5। तो देखिए एक बार का ऑप्शन मिल रहा है क्या? 37.5 याद रखेंगे, 37.5 आना चाहिए था। बट आप याद रखें भाई, इसमें ऑप्शन है क्या? देखते रहें, 37.5 को याद रखें, वरना मैं ये साफ हो जाएगा भाई एक बार, ठीक है। तो याद रखने का काम करेंगे आप। 37.5, ठीक है। 37.5 ऑप्शन में नहीं है भाई, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन अगले पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कार्य की एम केस प्रणाली में इकाई होती है। कार्य की इकाई पूछे कि इसमें एम केस में, एम केस का मतलब होता है भाई आपकी मीटर किलोग्राम और सेकंड में, ठीक है। आप मीटर किलोग्राम और सेकंड में चीज़ों को माप रहे हो, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? आपकी न्यूटन मीटर होती है भाई, ठीक है। ये आपकी सही है भाई, न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। न्यूटन मीटर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक HP किसके बराबर होती है? एक HP किसके बराबर होती है? तो एक HP ये आपको याद रखनी होगी भाई, ये नॉर्मल वैल्यू है 75 kV पर मिनट, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। और एक HP आपकी 740 वाट के बराबर भी होती है भाई। एक HP आपकी किसके बराबर होती है? 740 वाट के भी बराबर होती है, और 735.5 वाट के भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है ब्रिटिश में, ये आपकी होती है मीट्रिक में, ठीक है। ये किस में होती है? आपकी ब्रिटिश में, ये आपकी किस में होती है? मीट्रिक में, ठीक है। तो ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे भाई। साथ के साथ जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे कंटिन्यू तैयारी करते रहें। आप कामयाब होने की दहलीज पे हो, जैसे एक अच्छे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ठीक है। निम्न में से गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है भाई? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए भाई, सोडियम प्रलैंप शुरू में कैसा प्रकाश देता है? जब सोडियम प्रलैंप को आप स्टार्टिंग में जलाते हो तो वो कैसा प्रकाश देता है? स्टार्टिंग में गुलाबी देता है, उसके बाद पीला देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में गुलाबी प्रकाश देता है, उसके बाद कैसा देगा? पीला देगा, उसके बाद कैसा देगा? पीला देगा। का पीला मान सकते हो, उसके बाद पीला देगा। 3 से 5 मिनट इसको लग जाते हैं ऑपरेट होने में, 3 से 5 मिनट इसको लगते हैं ऑपरेट होने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक वाट किसके बराबर है? एक वाट किसके बराबर होता है भाई? एक जूल एक प्रति सेकंड, एक जूल प्रति सेकंड के बराबर आपका एक वाट होता है भाई। एक जूल प्रति सेकंड के बराबर आपका एक वाट होता है। एक जूल प्रति सेकंड के बराबर आपका क्या होता है? वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर आपका क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, वी स्क्वायर अपॉन आर बटी में टी। ये तो नीचे है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये होगा। VI पावर होती है, ये जो आपकी है वो किसके बराबर होती है? अकेले पावर के बराबर होती है, ठीक है। तो पावर इंटू टाइम ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पावर इंटू टाइम होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पावर इंटू टाइम होगा। क्या होगा? पावर इंटू टाइम होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 1 किलो। पहला क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 45,
1 किलोवाट घंटा कितनी ब्रिटिश एचपी होती है? देखो मैंने पहले बताया था 1 किलोवाट घंटा। 1 KWH में कितनी ब्रिटिश एचपी होती है? हाँ भाई 1 KWH में कितनी ब्रिटिश एचपी होती है? तो 1 एचपी में आपके 740 वाट होते हैं, ठीक है। तो आप 1000 वाट को चेंज कर रहे हो, 1000 भाग में 740 करोगे तो 1.34 इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। इसको जब काटोगे तो 1.34 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1.34। तो 1000 वाट में आपकी कितनी एचपी बन जाएगी? एक यूनिट जो आपकी होती है उसमें कितनी एनर्जी आपकी बन जाएगी? 1.34 बन जाएगी, ठीक है। चलिए 25 लैंप प्रत्येक 25 लैंप 100 वाट प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन चलती हैं, एक दिन में कितनी किलोवाट खपत करेंगे? ठीक है, आपसे पूछा गया 25 लैंप है 100 वाट के हैं, 25 लैंप है कितने 100 वाट के हैं भाई, ठीक है। तो कितने हो गए भाई? 2500 वाट हो गए। कितने हो गए? 2500 वाट, ठीक है। तो आपकी होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम अपॉन 1000 आपकी होती है यूनिट बनाने का तरीका। तो पावर कितनी होगी? 25 गुणा 100, 25 गुणा 100 गुणा 8 अपॉन में कर दो भाई 1000, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 5 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 से ही 8 कट जाएगा 4 पे, 5 का 20, ठीक है। तो कितना आंसर होगा 20 का? 20 आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? है 20 होगा, ठीक है। अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा तो भी वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लें, या फिर आप एक बार कॉपी पेन में इसकी प्रैक्टिस करके देखें साथ के साथ, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पावर इंटू टाइम बटा 1000 आपका क्या होता है? यूनिट निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। तो पावर क्या होगी आपकी? 25 गुणा 1000, क्योंकि 25 गुणा 100 भाई, सॉरी, एक जो लैंप है वो कितने वाट का है? 25 वाट का 100 लैंप है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाइफ स्विच का एम्पियर प्रास होता है भाई, नाइफ स्विच आपको होता है वो कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 30 से 1000 एम्पियर, और 2 से 5 से 3000 के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो? किटकैट फ्यूज यूज़ करते हो। फ्यूज कौन सा यूज़ करते हो? 5 से 3000 के लिए किटकैट फ्यूज होता है, 30 से 1000 के लिए आपका नाइफ स्विच यूज़ होता है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ तार का रंग कैसा होता है भाई? आपकी जो अर्थ वायर होती है उसका रंग कैसा होता है? आपसे पूछे अर्थ तार का रंग कैसा होता है, तो अर्थ तार का रंग हरा होता है, ठीक है। काला किसका होता है भाई? न्यूट्रल का होता है। किसका होता है? न्यूट्रल का। भाई आपके किसके होते हैं भाई? फेज के होते हैं, ठीक है। नीला और लाल और रेड भी इसके साथ होता है भाई आपका, रेड भी किसका होता है? फेज का होता है, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सेशन को शेयर करने का काम करें, अपने साथी सहपाठियों को इन चीज़ों के बारे में प्रोवाइड बताएं भाई, ठीक है। ये क्लास आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। इस पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन होगा, कम से कम 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है। मैं आपको रेगुलर जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे एलम तक करवाता रहूँगा, ठीक है। यहीं से आप अच्छी तैयारी करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50, ठीक है। विद्युत फेज तार व न्यूट्रल तार आपस में संपर्क करें तो परिपथ होता है। फेज तार और न्यूट्रल तार बिना किसी प्रतिरोध के अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है भाई? आपका शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने में आपका जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? 0, ठीक है। और जो आपका करंट है वो क्या होता है? मैक्सिमम, मतलब अनंत करंट फ्लो करता है। अनंत करंट फ्लो करेगा तो हीट उत्पन्न होगी भाई, ठीक है। हीट से क्या होगी? फिर आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? फिर आग लग जाएगी भाई हीट से, ठीक है। क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। हीट से क्या लगेगी? आग, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट में आग लगने का खतरा बना रहता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती है भाई, ठीक है। आग क्यों लगती है? क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और करंट के वर्ग के समानुपाती आपकी जो हीट है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या होती है? हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आग लग जाती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव के काम आता है? जो जितने भी आपके पंखे मोटर है, मिक्सी है, ठीक है। मिक्सी, पंखे, मोटर, घंटी है, वो किस पे कार्य करती है? चुंबकीय सिद्धांत पे। उसमें अब क्या करते हैं? हीटर, ठीक है, हीटर या फिर आपका लैंप पे, ठीक है। रासायनिक व्यापक क्या करते हैं भाई? सेल जो आपके रासायनिक प्रभाव कार्य करते हैं। हीटर और लैंप जो भी आपके चमकने का प्रभाव देते हैं। हीटर, लैंप, प्रेस, ठीक है। क्या है? प्रेस आप बोल सकते हो, ठीक है। चुंबक वे क्या काम करते हैं? आपके जितने भी मोटर है, पंखे हैं, घंटी है, वो आपकी सारी इस पे कार्य करती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कम से कम मैंने 50 क्वेश्चन डायरेक्ट करवाए हैं और इसके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई है। नॉर्मली मान के चल रहा हूँ तो मानता हूँ भाई इस क्वेश्चन में हमने कितने, इस क्लास में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? 100 से 150 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को इतना ही ज़बरदस्त बनाते रहें, अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो अपना चैनल आपको प्रोवाइड तैयारियाँ करवाता रहेगा, ठीक है। पर हर डे आपको ये वीडियो अपलोड होती रहेगी। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई, सब्सक्राइबर 1000 प्लस हो जाते हैं तो आपके लिए मैराथन आ रही है भाई, ठीक है। क्या आ रही है? मैराथन। इस मैराथन ये ऐसी नहीं होगी मैराथन, मैराथन आपकी कैसी होगी? लाइव मैराथन होगी, ठीक है।
फिर जैसे ही हमारे एग्जाम्स पूरे होते हैं हम स्टूडियो ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आपकी मैराथन होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी सहपाठियों में इस क्लास चैनल को फैलाने का काम करें भाई, ठीक है। आपका छोटा भाई समझ के प्यार दें भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइबर कराओ। उसके बाद हम आपसे रूबरू मिलते हैं, ठीक है, फेस टू फेस, मतलब ये मान के चलो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में हम आपसे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अच्छे से आप एक दूसरे को जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। और अपनी जितनी पीछे की वीडियो है उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है, वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, ठीक है भाई। सभी बच्चे जिन्हें वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। जुड़ने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू भाई।